हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश धाकड़ R&D स्टडी सेंटर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 12 फिजिक्स से चैप्टर 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। अभी हम लोगों के घर में जो विद्युत परिपथ लगे होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, उनको समझना आसान नहीं होता है। तो किरचॉफ ने क्या करा था, उन विद्युत परिपथ का विस्तृत अध्ययन करके उनकी जटिलता को सरल करते हुए दो नियम बनाए थे जिन्हें हम आज किरचॉफ के नियम के रूप में पढ़ते हैं। और उसने क्या करा था, दो नियम दिए थे, एक होता है प्रथम नियम और दूसरा होता है द्वितीय नियम। आगे हम लोग दोनों नियम को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नियम की। और प्रथम नियम को शॉर्ट में KCL भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। और इसको संधि नियम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो धारा जो आती है, प्रवाहित होती है, वो एक संधि से प्रवाहित होती है। मतलब धारा एक संधि पे आती है और वहाँ से पुनः प्रवाहित होती है। तो देखिए प्रथम नियम होता क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। एक बार और सुने, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, गणितीय रूप क्या होता है, तो वहाँ अपन बोलेंगे सिग्मा I इक्वल 0। यहाँ पे बोला गया है ना धाराओं का योग, तो धारा को दर्शाते हैं I से, और ये सिग्मा जो आता है ये बीजगणितीय योग को दर्शाता है यहाँ पे। तो समस्त धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। तो ये बनता है इसका गणितीय रूप, मतलब इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं अपन। अभी हम आगे प्रथम नियम को डायग्राम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए इसमें जैसा कि नियम में बोला गया है कि एक संधि होती है, तो यहाँ पे मैं एक संधि लेने वाला हूँ। अभी इस संधि पे कुछ धाराएं आएगी, इस पे मैं कुछ धाराएं लेता हूँ संधि पे इस तरीके से। देखिए मैं प्रथम धारा को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको मैं I1 नोट कर रहा हूँ, और ये आने वाली धारा है। ऐसे कैसे I2 जाने वाली धारा है संधि से, और I3 फिर से आने वाली है, और I4 भी आने वाली है, I5 यहाँ से संधि से जाने वाली है, और I6 भी क्या है, धारा यहाँ से जाने वाली है। और यहाँ पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं इसको, संधि, जहाँ पे धाराओं का संगम होता है, जहाँ पे धाराएं मिलती है। कुछ धाराएं यहाँ पे आती है और यहाँ से कुछ धाराएं निकलती है। दूसरा किरचॉफ ने ये बताया था कि इस संधि पर धारा का लॉस बिल्कुल नहीं होता है, जितनी धाराएं यहाँ पे आती है उतनी ही धाराएं यहाँ से निकलती है। ठीक है ना, जितनी धाराएं इस संधि पर आती है उतनी ही धाराएं यहाँ से निकलती है। अब इस डायग्राम से हम इस नियम को पढ़ने वाले हैं। तो देखें यहाँ पे बोला गया है कि सिग्मा I क्या होता है, 0 होता है। मतलब इन समस्त धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि संधि पर जो धाराएं आती है उनको प्लस में लिया जाएगा, और संधि से जो धाराएं निकलती है, मतलब यहाँ से जाती है, उनको माइनस में लिया जाएगा। तो देखें यहाँ पे सिग्मा I इक्वल 0 का अगर रूल्स लगाएंगे इस पे डायग्राम पे तो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है I1 से, धारा I1 से स्टार्ट करना है। अभी देखिए I1 संधि पर आने वाली धारा है, इसलिए इसको प्लस में लेना है। I2 की बात करेंगे सेकंड में, तो I2 क्या है, संधि से जाने वाली धारा है, तो इसको माइनस में नोट करेंगे। फिर I3 की बात करते हैं, I3 संधि पे आने वाली धारा है तो प्लस में लिखेंगे इसको। ऐसे कैसे I4 की बात करेंगे, तो I4 भी संधि पर आने वाली धारा है तो ये भी प्लस में आएगी। अभी बात करेंगे I5 की, तो I5 जो है संधि से जाने वाली धारा है तो ये माइनस में आएगी आप लोगों की। I6 को देखें, I6 भी संधि से जाने वाली धारा है तो ये भी कहीं में आएगी, माइनस में आएगी। और सभी का योग क्या होगा, 0 होगा। वैसे नियम में क्या बोला गया है, योग का बोला गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस और कुछ माइनस लिया गया है। तो साथ में किरचॉफ ने ये भी बताया था कि संधि पे जो धाराएं आती है उसको प्लस में लेना है, और जो संधि से रिटर्न जाती है उस धाराओं को माइनस में लेना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे I1 प्लस में आएगा, I2 माइनस में आएगा क्योंकि जाने वाली है। फिर से I3 जो है आने वाली है तो प्लस में आएगा। I4 देखें संधि पर आने वाली है धारा तो I4 प्लस में आएगा। I5 देखें संधि से जाने वाली धारा है तो माइनस में आएगी। ऐसे कैसे I6 की बात करेंगे तो संधि पर जाने वाली धारा है तो ये कहीं में आएगी, माइनस में आएगी, और इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो धाराएँ माइनस में है वो इधर लेफ्ट से राइट में लाएंगे, बराबर से इधर लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। तो इधर देखिए I1 बचेगा प्लस में, और फिर प्लस में कौन है, I3 बचेगा, और फिर कौन है, I4 प्लस में बचेगा। और इक्वल में क्या आएगा, सबसे पहले I2 देखें माइनस से प्लस में आएगी,
प्लस फिर देखिए I5 प्लस I6। तो इस तरीके से किरचॉफ के नियम से ये वाला स्टेटमेंट बनता है। अभी इस निष्कर्ष से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो धाराएं आने वाली होती है उनका योग और जो धारा यहाँ से निकलती है उनका योग बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे संधि पे धारा का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। जितनी धारा है इस संधि पर आती है उतनी ही धारा यहाँ से निकलती है, जैसा कि अपन फॉर्मूले में भी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये अपनों ने प्रथम नियम अच्छे से क्लियर करा। आप लोग इसकी डायग्राम से अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आइए अब समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। और द्वितीय नियम को लूप नियम भी बोला जाता है और ये एक बंद परिपथ में लगता है, बंद जाल में लगता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब नियम क्या होता है वो आप लोग देखें। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार और सुने। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल में प्रवाहित धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसके अगर गणितीय रूप की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो वो होता है सिग्मा I डॉट में R इक्वल होता है सिग्मा E। ये इस नियम से आप लोगों का गणितीय रूप बना। आप कैसे बना देखे आप लोग। नियम में क्या बोला गया है कि बंद जाल में प्रवाहित धाराएं जो होती है, मतलब I की बात कर रहा है वो, और उसमें संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, अब संगत प्रतिरोध कौन है R है, धाराओं के संगत प्रतिरोध कौन है R है, उनका बीजगणितीय योग मतलब उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग किसके इक्वल होता है, उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जहाँ पे E क्या होता है, सेल का या बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है। जैसे डायग्राम में E1 E2 जो लगे हैं, ये सेल लगे हैं, ये इनके विद्युत वाहक बल है। आप लोग इस फार्मूले से नियम भी याद कर सकते हैं, नियम से फार्मूला बना सकते हैं। अभी इस फार्मूले से, इस मैथमेटिकल फॉर्म से आप लोग नियम कैसे बनाएंगे वो देखें। कई बार अपने को नियम एकदम याद नहीं होता है, फॉर्मूला क्योंकि शॉर्ट होता है तो अपने को याद रह जाता है। तो हम उससे नियम किस तरीके से बना सकते हैं। अपने को ये नियम जो है बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर अपन फॉर्मूला याद कर लेते हैं द्वितीय नियम का। तो देखिए इससे अपन नियम किस तरीके से बनाएंगे। अभी द्वितीय नियम किस में लगता है, एक विद्युत परिपथ के बंद जाल में लगता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कैसे बनेगा देखिए आप लोग। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल में प्रवाहित धाराओं एवं संगत प्रतिरोध, ये धाराएं और ये संगत प्रतिरोध, इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले से नियम भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी आगे हम द्वितीय नियम को डायग्राम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या होता है, एक विद्युत परिपथ होता है जिसमें दो प्रकार के बंद जाल बनते हैं, एक ऊपर बनता है और एक ये नीचे बनता है। अब इसमें देखें कि प्रथम बंद जाल में दो प्रकार के सेल लगे हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, और इसमें संगत प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 है, और इनसे धाराएं क्या प्रवाहित हो रही है, I1 और I2 है। और किसी भी विद्युत परिपथ में धाराएं जो प्रवाहित होती है वो हमेशा प्लस सिरे से प्रवाहित होती है। तो यहाँ से इस सेल से जो धारा प्रवाहित होगी, इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे कैसे इस वाले E2 से जो प्रवाहित होगी सेल से वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी प्लस सिरे से। और जब ये दोनों धाराएं नीचे आएगी तो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं लगा है तो ये धाराएं यहाँ आके दोनों प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे धाराएं जो बनेगी वो I1 प्लस I2 बनेगी। और इसमें देखें यहाँ पे धाराएं जो होती है किस तरीके से प्रवाहित हो रही है बंद जाल में। आप लोगों को ये क्रम भी याद रखना है, धाराओं का क्रम भी याद रखना है। अगर हम प्रथम बंद जाल की बात करें तो इसमें धारा के प्रवाह की दिशा कौन सी है, इस तरीके से है। अगर द्वितीय बंद जाल की बात करते हैं तो इसमें भी किस तरीके से धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, कंटिन्यू इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो ये अभी हमने डायग्राम अच्छे से समझा है। अब हम जो है ये नियम जो है इस पे अप्लाई करते हैं दोनों पे। यहाँ पे दो बंद परिपथ बन रहे हैं तो दोनों में जो है ये द्वितीय नियम हम अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले मैं इस बंद जाल की बात कर रहा हूँ जिसका क्रम क्या रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। या तो ए से स्टार्ट कर सकते हैं या बी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका सीक्वेंस क्या रखेंगे, बी ए डी सी, और इसको बोलेंगे प्रथम बंद जाल। प्रथम बंद जाल
बी ए डी सी में किरचॉफ के प्रथम नियम लगाना है। तो देखिए किस तरीके से लगेगा। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस वाले सिरे पे धारा कौन है, I1 है, तो धारा क्या रहेगी, I1 रहेगी। उसके संगत प्रतिरोध कौन है, R1 है, क्योंकि यहाँ पे संगत प्रतिरोध लेना है तो वो आएगा R1। अब देखिए ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जिस क्रम में अपना परिपथ चल रहा है, जैसे हम लोग B से A पे गए और धारा भी इस सिरे पे इसी दिशा में जा रही है, तो ये प्लस में आएगा। अभी फिर बात करते हैं अपन A से D पे आए और फिर D से कहाँ पे आए, C पे आए, मतलब इस सिरे की बात करेंगे। तो यहाँ पे धारा कौन प्रवाहित हो रही है, I2। देखें वहाँ से I2 है, और इसके संगत प्रतिरोध कौन है, R2 है। इसके संगत प्रतिरोध, फिर से धारा के संगत प्रतिरोध का मल्टीप्लाई करवाना है तो I2 R2 बनेगा। अब ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये आप लोग समझे। तो हम लोग कहाँ गए, D से C पे आए। इस सिरे की जब बात करेंगे तो क्रम में कहाँ से आए, D से C पे आए, देखे आप लोग यहाँ पे। लेकिन धारा की क्या है दिशा, विपरीत डायरेक्शन में। हम लोग D से C पे आए, लेकिन धारा कहाँ जा रही है, C से D पे आ रही है। तो जब विपरीत डायरेक्शन में धारा जाती है तो वहाँ पे माइनस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, माइनस। इक्वल में देखे आप लोग, इक्वल में क्या करना है, समस्त विद्युत वाहक बल जो होते हैं उनका बीजगणितीय योग भी क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल कौन सा है, E1 है, और सेकंड कौन है, E2 है। तो इन दोनों का भी बीजगणितीय योग लेना है। तो E1, और फिर से अगर ये डायरेक्शन उसके विपरीत चल रही है परिपथ के, है ना, तो यहाँ पे E2 का ही मिलेंगे, माइनस में लेंगे। E2 आएगा आप लोगों का माइनस में। तो ये हम लोगों ने प्रथम बंद जाल में द्वितीय नियम को लगा के देखा कि किस तरीके से लगेगा। अब ऐसे कैसे हम लगाने वाले हैं, सेकंड बंद जाल जो नीचे दे रखा है उसमें द्वितीय नियम लगाएंगे। नीचे देखिए इसका सीक्वेंस क्या रखेंगे, इसको C से स्टार्ट करेंगे, C D E F में हम लोग बात करने वाले। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, द्वितीय बंद जाल C D E F में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए इसमें द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, धारा और उसके संगत प्रतिरोध देखना है। तो इस वाले सिरे की बात करेंगे तो धारा कौन है, I2 है, तो I2 से शुरुआत होगा, और इसके संगत प्रतिरोध कौन है, R2 है। अब देखिए ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसकी बात करते हैं। तो अपना परिपथ क्या चल रहा है, C से D की ओर चल रहा है, और धारा भी क्या चल रही है, इसी दिशा में चल रही है, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। जब अपन E से F की बात करेंगे, इस सिरे की बात करेंगे, तो यहाँ पे धाराएं कौन बन रही है, दोनों का योग बन रहा है, मतलब I1 प्लस I2 नोट करेंगे, और उसके संगत प्रतिरोध कौन होगा, R3 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लस और माइनस क्या आएगा। तो यहाँ से हमारा परिपथ कैसे चल रहा है, E से F की ओर चल रहा है, और धारा की डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है, धारा की दिशा भी क्या है, इधर ही है, तो ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। और बराबर से इधर किस पे बात करेंगे, विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। तो इस वाले परिपथ के लिए या इस वाले बंद जाल के लिए जो विद्युत वाहक बल कौन सा लगा है, एक ही सेल लगा है, तो यहाँ पे खाली क्या आएगा, E2 आएगा। तो अभी हम लोगों ने द्वितीय नियम भी अच्छे से समझा है। मैं एक बार और इसको अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और ये इसका गणितीय रूप बनता है। आप लोग इससे ये नियम भी याद कर सकते हैं या नियम बना भी सकते हैं। फिर बात आती है इसके डायग्राम की। तो डायग्राम में जैसा कि आप लोगों को पूरा जो दिख रहा है वो क्या है, एक विद्युत परिपथ है, और इसके अंदर एक बंद जाल ये बना और एक बंद जाल ये बना है। तो दोनों में ये नियम हम लगा के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रथम बंद जाल की बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, B A D और C में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले सिरे पे बात करेंगे तो धारा कौन रहेगी, I1 रहेगी, और उसके संगत प्रतिरोध कौन रहेगा, R1 रहेगा। तो ये नोट करा। अभी ये प्लस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि परिपथ किधर चल रहा है, B से A की तरफ चल रहा है, और धारा भी किधर जा रही है, इसी दिशा में है, तो प्लस में आएगा। जब हम D से C वाले सिरे की बात करेंगे तो यहाँ पे धारा कौन है, I2 है,
और प्रतिरोध कौन है, R2 है। तो ये नोट कर रखा है मैंने। अभी देखिए ये माइनस क्यों आया है, तो देखिए यहाँ पे अपना परिपथ कैसे चल रहा है, D से C की ओर चल रहा है, लेकिन धारा की दिशा किधर है, इसकी विपरीत है। देखिए आप लोग इधर विपरीत डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे कैसे, बराबर से इधर देखेंगे विद्युत वाहक बलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार के सेल लगे हुए थे, इनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 बन रहे हैं। तो सबसे पहले E1 को देखेंगे, तो E1 आएगा और ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रहा है। और ये ऐसे कैसे विपरीत डायरेक्शन में आएगा, तो ये माइनस में आएगा। अभी देखिए द्वितीय बंद जाल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, C, D, E और F में देखेंगे। अभी इस सिरे की बात करेंगे तो यहाँ पे धारा कौन है, I2 है, और उसके संगत प्रतिरोध कौन है, R2 है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, I2 डॉट में R2, और ये प्लस में आएगा क्योंकि परिपथ अपनों ने किस डायरेक्शन में लिया है, C से D की ओर लिया है, और धारा भी इसी डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा कैसे, जब नीचे E से F वाले सिरे की बात करेंगे तो यहाँ पे धारा कौन प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2 नोट करेंगे, और इसके संगत प्रतिरोध कौन आएगा, R3 आएगा। और ये भी प्लस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा परिपथ जो है E से F की ओर चल रहा है, और धारा भी क्या आ रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, इसी दिशा में चल रही है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। और बराबर से इधर देखें, यहाँ पे विद्युत वाहक बल कौन सा है, एक ही सेल जुड़ा हुआ है, तो ये विद्युत वाहक बल क्या बनेगा, इसका E2 बनेगा। आगे देखें, एक पॉइंट छूट गया है कि द्वितीय नियम को और क्या बोला जा सकता है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऊर्जा का संरक्षण होता है। वैसे अगर प्रथम नियम की बात करें तो इसमें आवेश संरक्षण होता है। क्या होता है, आवेश का संरक्षण नियम बोलते हैं इसको। अभी क्यों बोलते हैं इसको, देखें आप लोग, क्योंकि इसमें यहाँ लास्ट स्टेटमेंट में अपनों ने क्या पढ़ा है कि जितनी धाराएं संधि पर आती है उतनी ही धाराएं से यहाँ से निकलती है, मतलब संधि पर यहाँ पे धाराओं का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे धारा का संरक्षण हो रहा है, और धारा किसके रूप में प्रवाहित होता है, आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। तो प्रथम नियम को हम क्या बोल सकते हैं, आवेश का संरक्षण नियम भी बोल सकते हैं, और द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से क्लियर करे हैं, अच्छे से समझे हैं। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें और साथ में नोट्स भी बनाएं। थैंक यू।